हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद लोकेश हाड़ा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो नवपाषाण काल के बारे में हमने इसकी कुछ विशेषताओं पर बात की थी। आज हम भारत में इस नवपाषाण काल के जो साक्ष्य हैं या जो स्थल है, प्रमुख स्थल है, वो कौन कौन से थे उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आप इस जो नवपाषाण काल के भारत में जो स्थल है इन्हें दो भागों में डिवाइडेड कर सकते हो। एक तो उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत। उत्तर भारत के संदर्भ में हम बात करें तो 1860 में ला मंसूरिया नामक एक व्यक्ति हुए थे। उन्होंने सबसे पहले जो टोंस नदी है वहाँ पर नवपाषाण काल के स्थलों की खोज की थी और बाद में ये कहा जाता है कि इनके अनेक स्थल खोजे गए। भारत में इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में नवपाषाण काल के स्थल हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और जो पूर्वी भारत का क्षेत्र था वहाँ पर हमें एग्रीकल्चर के रूप में कृषि, गेहूं के स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं, जबकि मध्यवर्ती क्षेत्र में हमें चावल या धान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इस उत्तरी क्षेत्र में भारत का जो उत्तरी भारत था, इस उत्तरी क्षेत्र के संदर्भ में अगर बात की जाए तो ये कहा जाता है कि स्पष्ट जो साक्ष्य मिलते हैं, जो प्रमुख केंद्र थे, वह एक सबसे प्रमुख वो मेहरगढ़ माना जाता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। और इसे वर्तमान में बलूचिस्तान में धान का कटोरा या बलूचिस्तान के धान का कटोरा के संबोधित किया जाता है। इस मेहरगढ़ की अगर हम बात करें तो ये मेहरगढ़ नवपाषाण काल का भारतीय उपमहाद्वीप का पहला केंद्र माना जाता है, जहाँ से कृषि और पशुपालन के स्पष्ट साक्ष्य देखे जाते हैं। और जहाँ पर हमें कृषि और पशुपालन के स्पष्ट साक्ष्य मिल रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर नवपाषाण काल के उदय का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है, क्योंकि कृषि और पशुपालन की अर्थव्यवस्था वाला जो काल था उसे आप नवपाषाण काल कहते हो। यहाँ पर मेहरगढ़ जो थे ये 7000 ईसा पूर्व से पहले या उसके आसपास डेवलप हो चुका था और इसके दो केंद्र थे, कृषि और पशुपालन। कृषि जो यहाँ पर बात मिलती है तो यहाँ पर कृषि में 3 प्रकार की फसलों के साक्ष्य मिलते हैं, गेहूँ, जौ और कपास। यहाँ पर गेहूँ की 3 किस्में, जौ की 2 किस्में और कपास की किस्मों के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे उन्होंने गेहूं, जौ और कपास की खेती करने की जानकारी इस मेहरगढ़ के निवासियों से सीखी थी। इसी वजह से मेहरगढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि का अग्रदूत माना जाता है। तो ये कृषि के क्षेत्र हो गए। अगर हम पशुपालन की बात करें तो यहाँ पर गाय और अन्य जानवरों की अपेक्षा हमें यहाँ पर भैंस के पहले साक्ष्य प्राप्त होते हैं। भैंस के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भैंस का पहला केंद्र भारतीय उपमहाद्वीप के मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। इस वजह से मेहरगढ़ को भैंस क्रांति का केंद्र कहकर संबोधित किया गया। तो ये आपका मेहरगढ़ और सराय नहर राय जो स्थल है। उसके बाद अगर हम उत्तरी भारत के संदर्भ में बात करें तो जम्मू के आसपास, जम्मू के उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम में 2 केंद्र होते हैं, बुर्जहोम और गुफकराल। यहाँ पर इन दोनों की एक महत्वपूर्ण कॉमन चीज़ होती है गर्तावास, यानी कि ज़मीन में रहने की जो साक्ष्य है वहाँ पर इन दोनों स्थलों से, इन नवपाषाण काल के जो जम्मू क्षेत्र से प्राप्त हुए दोनों स्थल है वो हमें ये जानकारी देते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें बुर्जोम की तो बुर्जोम का जो शाब्दिक अर्थ होता है जन्म स्थान से। यहाँ पर इस बुर्जहोम की सबसे पहले जो खोज की गई थी विश्व के प्रसिद्ध पुरातत्वविद डी टेरा और पैटरसन द्वारा इसकी खोज की गई थी और बाद में ए के शर्मा ने इसका उत्खनन किया। यहाँ पर 2 चीज़ें हमें यहाँ से प्राप्त होती है। एक तो गर्तावास, बहुत अधिक संख्या में गर्तावास, यानी कि ज़मीन के अंदर खोदकर अंदर ही घर बनाकर वहाँ पर रह निवास स्थान बनाया जाता है और उसे गर्तावास कहा जाता है। और जनरली उस मकान में ठंडक अनुभव करने के लिए सामान्यतः झीलों के किनारे या झीलों की आसपास की जो पहाड़ी है वहाँ पर उन आवास स्थलों का निर्माण किया जाता था जिन्हें गर्तावास कहा गया। तो ये आपके बुर्जहोम के संदर्भ में बात की जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता बुर्जहोम के संदर्भ में कही जाती है कि यहाँ पर हमें कुत्तों के दफनाने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है, यानी कि जब व्यक्तियों को दफनाया जाता था तो उसके साथ कुत्तों को भी रखा जाता था, जो कुत्तों की मानव के साथ जो एक मिलनशीलता है उसको प्रदर्शित करती है। बुर्जहोम के बाद अगला जो केंद्र बनता है आपका गुफकराल। गुफकराल का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो गुफकराल का शाब्दिक अर्थ होता है
कुमार की गुफा। यहाँ पर ये कहा जाता है कि ए.के. शर्मा द्वारा इस क्षेत्र का उत्खनन किया गया और इस क्षेत्र से भी हमें गर्तावास के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये उत्तर भारत के 2 केंद्र हो गए। अब आप अगर मध्यवर्ती क्षेत्र में आते हैं तो मध्यवर्ती क्षेत्र में आपके कोल्डियावा पहला केंद्र माना जाता है। ये तीनों के तीनों बेला नदी घाटी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद की सेक्टर के अंतर्गत माने जाते हैं। कोल्डियावा, हवा, महागड़ा और चौपानी मांडू तीनों के तीनों जो केंद्र हैं वह आपके नवपाषाण काल के स्पष्ट साक्ष्य प्रदान करते हैं। यहाँ पर अगर हम कोल्डियावा के संदर्भ में बात करें तो कोल्डियावा की पहली विशेषता ये मानी जाती है कि यहाँ हमें 3 क्रम प्राप्त होते हैं। नवपाषाण काल से लेकर लौह युग तक का एक स्पष्ट साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो नवपाषाण काल के बाद आपके ताम्रकाल और ताम्रकाल के बाद लौह युग के स्पष्ट साक्ष्य हमें यहाँ से मिले। कोल्डियावा जो जहाँ से हमें नवपाषाण काल, ताम्रकाल और जो लौह युग है उसके स्पष्ट साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। दूसरी प्रमुख विशेषता ये मानी जाती है कि यहाँ से हमें धान अर्थात चावल की खेती के स्पष्ट साक्ष्य मिले। भारत में या विश्व में सबसे पहले चावल की खेती करने का जो प्रमाण है वो हमें कोल्डियावा से प्राप्त होता है। उसी के बाद अगला जो केंद्र आता है महागड़ा। महागड़ा महत्वपूर्ण मान सकते हो क्योंकि ये कहा जाता है कि महागड़ा से हमें चावल के साक्ष्य तो मिल रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ये कहा जाता है कि यहाँ से गोलाकार झोपड़ियाँ और गौशालाओं के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो यानी कि भारतीय प्रायद्वीप में गौशालाओं के निर्माण का पहला साक्ष्य हमें इस मध्यवर्ती क्षेत्र के महागड़ा से प्राप्त होता है। अगला केंद्र जो आपके हैं वह है चौपानी मांडू। चौपानी मांडू के संदर्भ में बात करें तो चौपानी मांडू से मृदभांड का विश्व का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है और उसी के साथ हमें एक अनुक्रम प्राप्त होता है आपके पुरापाषाण काल के बाद मध्यपाषाण काल और मध्यपाषाण काल के बाद आपके नवपाषाण काल का स्पष्ट साक्ष्य आपको कहाँ से प्राप्त होता है? चौपानी मांडू से। यानी कि एक विशिष्ट जो अनुक्रम है वह अनुक्रम जैसा कोल्डियावा से नवपाषाण से लेकर लौह युग तक का प्रमाण अनुक्रम प्राप्त होता है, उसी तरीके से चौपानी मांडू से में पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक का एक स्पष्ट साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। तो ये मध्यवर्ती क्षेत्र के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। अगले केंद्र की अगर रेफरेंस में हम बात करें तो बिहार में भी नवपाषाण काल के अनेक स्थल प्राप्त हुए। चिरांद के अलावा सेनुवार, कुचई ऐसे प्रमुख स्थल है जो बिहार में नवपाषाण काल का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उसमें प्रमुख माना जाता है चिरांद में सलेटी और लाल रंग के मृदभांडों का एक स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होता है। और उसी तरीके से अगर हम इस असम के दुआजली सेक्टर की बात करें तो यहाँ से हमें मूसल के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं, जिससे ये जानकारी मिलती है कि अनाजों को कूटने के लिए उन मूसलों का प्रयोग किया जाता था। तो ये उत्तर भारत के नवपाषाण कालिक प्रमुख स्थल माने जाते हैं। अब अगली हम बात करेंगे दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो आपके दक्षिण भारत में नवपाषाण काल का जो समय है वह उत्तर पाषाण काल के बाद में आया। जनरली सामान्य इतिहासकार इस बारे में ये कहते हैं कि लगभग 2600 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक का जो समय है दक्षिण भारत में वो नवपाषाण काल का माना जाता है। लेकिन कार्बन डेटिंग टेक्निक से इससे उलट ही ये कहा जाता है कि इससे उलट इसके रिजल्ट प्राप्त हुए। यहाँ पर ये कहा जाता है कि दक्षिण भारत में 6000 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो नवपाषाण काल का साक्ष्य प्रदान करते हैं। इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो इस नवपाषाण काल के बारे में यहाँ पर भारत का इतिहास, जो साउथ इंडिया में नवपाषाण काल का इतिहास रहा, वो किस प्रकार शुरू होता है। विलियम फ्रेजर नामक एक पुरातत्वविद थे और उन्होंने इस दक्षिण भारत के नवपाषाण काल के संदर्भ में एक बात कही थी कि कर्नाटक का जो बेलारी क्षेत्र है वह भारत में नवपाषाण काल का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में जो नवपाषाण काल है 3 चरणों में प्राप्त होते हैं और इन 3 चरणों को समय के अनुसार अलग अलग डिवाइडेड किया गया है।
दक्षिण भारत के इन नवपाषाण काल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो नवपाषाण कालीन जो पहली फसल मानी जाती है वो पहली फसल मिलेट अर्थात रागी की फसल ये कहा जाता है कि नवपाषाण काल में साउथ इंडिया में बड़ी मात्रा में यह पहली फसल थी जिसे उत्पादित किया गया। और अगर अब इस नवपाषाण काल के संदर्भ में हम बात करें तो इस दक्षिण भारत के नवपाषाण काल की जो प्रमुख विशेषता मानी जाती है वो प्रमुख विशेषता मानी जाती है अंश टीला। अब ये अंश टीला क्या था, इस पर भी हम अगर बात करें तो अंश टीला क्या हुआ करता था कि इन साउथ इंडिया के इन सेक्टर में पशुपालन किया जाता था और जब इन पशुओं को एक लकड़ी के बने हुए बाड़े में रखा जाता था और जब इन पशुओं की गोबर वहाँ इकट्ठी हो जाती थी तो जब पूरी तरीके से ये गोबर उस बाड़े में इकट्ठी हो जाती थी तो उस पशुओं को अलग उनको स्थानांतरित कर दिया जाता था या फिर व्यक्ति चरवाहा होने की वजह से उन जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। तो उस स्थिति में जो वो बाड़ा बना हुआ था लकड़ी का, जहाँ पर जो सूखी गोबर हुआ करती थी उसे जला दिया जाता था और वह गोबर एक राख के ढेर में या राख के टीले में स्थानांतरित हो जाती थी और इसी राख के टीले को पुरातत्वविदों ने अंश टीला के संबोधित किया। और दक्षिण भारत में इस अंश टीले के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं जिनके प्रमुख केंद्र हैं वह है उतनूर, फलोवाय, बूढ़ीहल, केपगल। ये वो स्थल है जहाँ से हमें अंश टीलों के साक्ष्य मिले। दक्षिण भारत में जो नवपाषाण काल के जो प्रमुख केंद्र बनते हैं उसमें आपका एक तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला सेक्टर बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में आपके मास्की, ब्रह्मगिरी, पिकलिहल, टी नरसीपुर, संगलूर, संगनकल्लू, हल्लूर, ये वो स्थल है जो साउथ इंडिया में नवपाषाण कालिक के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में उतनूर और फलोवाई ये जो स्थल है। अब आगे हम जब बात करें तो इस नवपाषाण काल में आंध्र प्रदेश का कुर्नूल नागार्जुन कोंडा जो जगह जिले हैं वहाँ से भी हमें नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार ये भारत में नवपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल माने गए साउथ इंडिया में और इनके उत्तर और दक्षिण भारत के बारे में हमने बात की। और इस मैप पे आपके पूरा का पूरा जो दक्षिण भारत का नवपाषाण काल है इसके स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। अगली क्लास में हम ताम्रपाषाण काल के बारे में बात करेंगे और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो तो इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।